सर्वप्रथम मैं भिक्षु संघ को नमन करती हूँ। तदोपरांत मैं सभी नए व पुराने साथियों को भी सादर जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। रात्रि के 8 बजे हैं और हम सभी लोग फिर से गूगल मीट में उपस्थित हैं। हमारा आज का विषय बहुत ही गंभीर विषय है। हमारा आज का विषय है कि धम्म के विस्तार में साहित्य का योगदान। साहित्य का बहुत ही समाज में महत्व होता है। बिना साहित्य, अगर साहित्य हमारा बहुत अच्छा नहीं है तो समाज में अनेक तरह की अराजकताएं फैल जाती हैं। तो इसलिए हमें अपने साहित्य को बहुत ही संभाल के बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत करना है। हम साहित्य के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक क्रांति कर सकते हैं। हजारों वर्ष पहले बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार पाली भाषा से आरंभ हुआ। बौद्ध साहित्य ने भाषाओं, कलाओं और दर्शन को प्रभावित किया था, जिससे भारत, चीन, तिब्बत, भूटान, वियतनाम, जापान तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में बुद्ध का दर्शन फला और फूला। अतः आवश्यक है कि हम सब साहित्यिक विधाओं का प्रयोग कर धम्म का विस्तार करें। जब हम साहित्य का प्रयोग मिशन के विस्तार हेतु करेंगे, धम्म के विस्तार हेतु करेंगे, तो हमें स्वतः ही विधाओं का प्रयोग करना होगा। विधा शब्द का आशय किस्म अथवा उसके वर्ग या श्रेणी से होता है कि वो क्या है और किस तरह से उसकी प्रस्तुति होती है, और उसे समझा कैसे जाए। किसी भी विधा को उसके गुणों के आधार पर पहचाना जाता है। प्रत्येक विधा के प्रस्तुतिकरण का तरीका अलग अलग होता है। जैसे गीत, कविता आदि का प्रस्तुतिकरण लयबद्ध तरीके से होता है और साज-बाज से के साथ में होता है और बहुत ही कर्णप्रिय होता है और जनमानस पर बहुत ही गहरे तरीके से असर डालता है। हिंदी साहित्य में विधाएं एक लंबा और गहन विषय है, परंतु हमारा आज का मकसद विधाओं का वर्गीकरण करना अथवा उनका पठन पाठन करना ही नहीं है। हमारा मकसद है धम्म मिशन के लिए के विस्तार में विधाओं का प्रयोग करके भारत को बौद्धमय कैसे किया जाए। तो आज हम विस्तार से बात करेंगे कि साहित्य में विधाओं का प्रयोग कर धम्म और मिशन का विस्तार किस तरह से किया जाए। हिंदी साहित्य में विधाओं के कई प्रकार हैं, जैसे गद्य, पद्य और चंपू विधा। सभी लोग वाकिफ हैं, सभी लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी पढ़ी भी है सभी ने। तो रोजमर्रा में जो हम सुनते हैं, गद्य और पद्य 2 विधाएं हैं और तीसरी एक नई विधा है जिसे चंपू विधा भी कहा जाता है। हमें इन विधाओं का प्रयोग समाज को उन्नत और मजबूत बनाने के लिए करना है। अब हम गद्य, जो आज के विषय के अनुसार जो हमारी विधाएं हैं, हम गद्य विधा को वर्णित रूप में पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हमारी सबसे पहली विधा है कहानी। चूंकि हमें धम्म के विस्तार में विधा का प्रयोग करना है, तो हमारे समाज में कहानियों का प्रचलन है। तो बौद्ध साहित्य में बहुत सारे अच्छे चरित्र हुए हैं जिनकी कहानियां हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विधा पे काम कर सकते हैं और कहानी लिख सकते हैं और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। लोग पढ़ेंगे और प्रेरित होंगे। एक विधा हमारी नाटक है। लोक चेतना के लिए, जागरूकता के लिए ये
विधा बहुत ही असरकारी होती है, किसी घटना कहानी पर आधारित होती है जिसका मंचन किया जाता है और मंच पर पात्र बहुत बहुत ही सहज तरीके से इसे प्रस्तुत करते हैं। जो जो नाटक का मंचन जो होता है वो बहुत अंदर तक असर करता है और लोग उसे बहुत दिन तक याद रखते हैं। तो ये जो हमारी विधाएं हैं ये हमें प्रेरित करती हैं, उद्वेलित करती हैं अपने समाज में अच्छी अच्छी बातों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए। हमारी विधा एक विधा निबंध भी है जो कि आधारित होती है घटना पर, विषय पर, दृश्य पर अथवा किसी भी चरित्र पर, जिसको लिपिबद्ध किया जाता है और जो बौद्धिक और तार्किक तरीके से किया जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित। तो इन कार्यक्रमों में हम बच्चों को, महिलाओं को, अन्य लोगों को इस विधा के जरिए अपने साहित्य को, अपने महापुरुषों के संदर्भ में निबंध के माध्यम से जागरूकता ला सकते हैं और धम्म की बातों को फैला सकते हैं। हमारी अगली विधा है यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत अनुभवों और रोमांच, भय, जीत आदि पर आधारित होता है। इसमें हम यदि कहीं यात्रा पर जाते हैं तो उस यात्रा में हम घटी हुई घटनाओं का, अपने अनुभवों का, और हमें कैसा लगा, हमने क्या अनुभव किया, हम जिस यात्रा पर गए थे उस यात्रा में हमने क्या प्राप्त किया, हम जीत गए या हम डिफीट होके वापस आ गए। तो हमारे समाज में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की प्रतिभाएं हैं जो इन विधाओं के माध्यम से अलग अलग तरीके से अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं और उससे समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। अगली विधा हमारी है जीवनी। जीवनी में हम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कार्य करते हैं। उस व्यक्ति विशेष ने कोई इस तरह का कार्य किया हो जो समाज में उल्लिखित हो, उस व्यक्ति विशेष के अनुभवों, संघर्षों, कर्मठता और जुनून तथा लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचने का उसमें वर्णन होता है। और बहुत ही ज्यादा ये वर्णित नहीं होता है, उसमें मुख्य मुख्य चीजों का वर्णन किया जाता है। तो जब इस तरह की जीवनियां हम पढ़ते हैं तो हम प्रेरित होते हैं। समाज में बच्चे पढ़ते हैं, महिलाएं पढ़ती हैं, अन्य लोग पढ़ते हैं, तो सभी लोग प्रेरित होते हैं कि हम इनको ही रोल मॉडल बनाएंगे और हम इनकी तरह ही कार्य करेंगे। इसी तरह हमारी चित्र कथाएं और रेखाएं भी हैं, रेखा चित्र हैं। चित्र कथाएं जो बहुत सहज तरीके से बच्चों को प्रेरित करती हैं, उनके मन में बैठ जाती हैं। तो हमारे जितने भी समाज में प्रेरित करने वाले लोग हुए हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, महिलाएं हुई हैं, बच्चे हुए हैं, उन सभी की के कार्यकलापों पे, उनके जीवन पे, उन्होंने जो लक्ष्य प्राप्त किया है, जो समाज के लिए अच्छे कार्य किए हैं, उनके ऊपर चित्र कथाएं बनाई जा सकती हैं। ये बहुत कठिन विधा नहीं है। इस विधा, आजकल के जो बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं, बच्चों से उम्मीद की जा सकती है कि वो इस तरह की विधाओं का प्रयोग कर और अपने महापुरुषों को प्रचारित प्रसारित करें और समाज में नई चेतना लाएं। हमारी एक विधा है डायरी लेखन। जो समाज के जुझारू और बहुत ही भावनात्मक लोग हुए हैं, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, या कोई भी इस तरह के व्यक्ति जो जिसने कोई रिमार्केबल कार्य किया हो, लिखित कार्य किया हो, तो वो अपनी डायरी लिखते हैं। दिन प्रतिदिन जो गुजरता है, जिस तरह की घटनाएं उनके सामने आती हैं, या जो अच्छा होता है, बुरा होता है, उन्होंने किस तरह से कोई चीज प्राप्त की, कितनी कठिनाइयां आई, इन सब चीजों को बिल्कुल सत्यता से, निष्ठा से लिपिबद्ध करते हैं। और इस तरह की जो विधाएं हैं, इनका हमें लाभ
उन महापुरुष की या उन व्यक्ति की या उन रोल मॉडल की के संसार से विदा हो जाने के बाद भी हमें इनकी प्रेरणा मिलती रहती है। इसी तरह संस्मरण है। संस्मरण में कोई भी चीज काल्पनिक नहीं होती है। संस्मरण सत्य घटनाओं पर लिखे जाते हैं, अनुभवों पर लिखे जाते हैं, और ये आधारित होते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने संस्मरणों को महत्वपूर्ण समझा और उन्हें लिपिबद्ध किया और समाज में लोगों के पढ़ने के लिए छोड़ दिया। और जो ये संस्मरण होते हैं ये भी समाज में घूमता रहता है। व्यक्ति नहीं रहता है, संस्मरण लिखने वाला व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन उसकी प्रेरणा, उसके अनुभव, सारी चीजें समाज को निरंतर मिलती रहती हैं। एक विधा है हमारी रिपोर्टाज। ये रिपोर्टाज जो विधा है, ये रिपोर्ट के कोई भी रिपोर्ट किसी भी तरह की का हम अध्ययन करते हैं, कोई सर्वेक्षण करते हैं, किसी भी तरह की हम स्टडी करते हैं। जैसे हमारे भंते करुणाशील जी हमेशा कुछ ना कुछ चीजें लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, प्राप्त करते रहते हैं, और समय आने पर वो सभी उपासकों के समक्ष ब्लैक बोर्ड और चौक से उसको प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, लोगों को खाका खींच के बताते हैं, रेखा चित्र से बताते हैं, लिख के बताते हैं क्या हमने प्राप्त किया, हमें इसका परिणाम क्या मिला। ये सारी चीजें वो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बताते हैं। या आजकल तो हम बहुत उन्नत हैं, हमारे पास ऑडियो विजुअल साधन हैं जिनके जरिए से भी इन सब चीजों को बताया जा सकता है। तो इस विधा को हम रिपोर्टाज कहते हैं। यह विधा इस समय बहुत ही प्रचलित है और जो हमारी मौजूदा पीढ़ी है वो इन सबसे बहुत ही प्रेरित है। तो इस तरह की विधाओं को हमारे आने जो मौजूदा पीढ़ी है वो इसको प्रयोग कर सकती है। और हमारे बौद्ध साहित्य में, हमारे समाज में जितने भी काम उल्लेखनीय हुए हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन सब के ऊपर कार्य कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह की जो विधाएं हैं जो देखी जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं, इनके लिए किसी पुस्तक की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक बटन दबाने की जरूरत होती है। तो इस विधा में हमें आज और भी उन्नत होने की जरूरत है। घर घर में इस तरह की विधाएं, घर घर में इस तरह की सुविधाएं हैं, तो हम जनमानस तक, अपने सभी लोगों तक हमें धम्म के विस्तार करने के लिए इन सब तरीकों को प्रयोग करते रहना है। एक हमारी विधा है पद्य। पद्य विधा में गीत, कविताएं, छंद, दोहे इत्यादि आते हैं। हमारे महापुरुष हुए हैं, जैसे कि कबीर साहब हुए हैं। कबीर साहब ने अंधविश्वास पे लिखा है और उनके दोहे बहुत ही प्रचलित हैं। इसी तरह से इन पे आधारित, जैसे कि कबीर साहब की भाषा खड़ी भाषा थी, आज के पीढ़ी को कम समझ में आती है। तो आज की पीढ़ी के साथ रहने वाले जो लोग हैं या आज की जो पीढ़ी है, वो लोग इस तरह के छंद, दोहे अपनी समझने वाली भाषा में लिख सकते हैं और उनका प्रयोग किया जा सकता है, उन्हें समाज में प्रचारित प्रसारित किया जा सकता है। इसी तरह से एक और भी विधा है, कविताएं विधा है। जैसे कि कविताएं लिपिबद्ध करके बहुत ही सहज तरीके से उनकी प्रस्तुति हो सकती है। और आज हमें जरूरत है कि हम प्रत्येक विधा को जिसकी जहां जरूरत हो उसका प्रयोग हम वहां पे करके
और उससे हम अपने धम्म को, मिशन को प्रचारित प्रसारित करते रहे। हमारे पास एक विधा और है, तीसरी विधा है। कुछ विधाएं हमारी अपरिभाषित भी हैं। इसे कहते हैं चंपू विधा। इसमें गीत, पद्य और गद्य दोनों होते हैं। जितना भावात्मक विषय होता है उसे हम कविता में प्रस्तुत करते हैं, तथा बाकी अन्य जितना भी विषय होता है उसको वर्णनात्मक भाग को गद्य में प्रस्तुत किया जाता है। आजकल हमने देखा है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो गायकी प्रस्तुत करते हैं, मिशन के गीत गाते हैं, तो वो समा बांधने के लिए, शुरुआत करने के लिए पहले तो गद्य में बताएंगे, उसका वर्णन करेंगे, और फिर जितना भी आवश्यक पार्ट होता है उसको वो गद्य में वर्णित करते हैं। मिमिक्री सभी लोगों ने सुनी होगी। मिमिक्री एक विधा है जिसको नकल करना कहते हैं। बहुत सारे लोग बिल्कुल सहज, एकदम बिल्कुल बहुत ही आसानी से और नकल उतार देते हैं, बिल्कुल भाषा की भी नकल उतार देते हैं, उसके नाट्य की भी नकल उतार देते हैं। तो हमें अपने बच्चों की, या जो भी हमारे समाज में लोग हैं, यदि वे इस विधा को जानते हैं तो अपने महापुरुषों की के महत्वपूर्ण कथनों की, घटनाओं को इस विधि से, इस विधा से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इतनी सारी ये विधाएं हैं जिनकी मदद से हम समाज में धर्म को प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं। और बाबा साहब की जो संकल्पना थी भारत को बौद्धमय करने की, एक बहुत ही सरल तरीके से हम उसे प्रयोग करके, जो कि हमारी खोई हुई विरासत है, भारत का गौरव है, उसको अपने साहित्य के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है, परंतु जब समाज में साहित्य के माध्यम से मैत्री व विश्व बंधुत्व प्रचारित प्रसारित होगा तो समाज की धारा में साहित्य बहेगा और संपूर्ण विश्व बुद्धमय होगा, समता मैत्री को गले लगाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज, जितना भी हमारा समाज है, वो इस विषय पर ध्यान देगा, अपने बच्चों को, अपने आसपास पड़ोसियों को, अपने पड़ोस के गांवों को, और जिस भी स्तर पे धम्म भूमि की तरफ से आपको काम सौंपा गया है, उस काम को आप मन लगा के प्रतिबद्धता से करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम भारत को बुद्धमय कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। अगर मुझसे कुछ गलतियां हों तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय भीम।